कक्षा 8 संस्कृत एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले। 11वां पाठ है सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो हम इसमें सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरह से उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और किस तरह से उन्होंने उनके लिए विद्यालय खोले और क्या क्या उन्होंने इसमें अवरोध झेले, यातनाएं भी सही है। तो हम इसी के बारे में इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर जो ये चित्र है उसको देखो ये चित्र दिया हुआ है। ये ब्लैक बोर्ड लग रहा है, यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ रही है, ये रास्ता है और कैसे वो सावित्रीबाई फुले जा रही है। कोई उन पे पत्थर मार रहा है तो कोई उन पे कुछ फेंक रहा है। ठीक है, तो इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, ये जो चित्र है ये किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला, ये है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक जो शिक्षिका है वो घर से पुस्तकें लेकर के चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति, रास्ते में उन पर कोई तो धूल मिट्टी डालता है और कोई उन पर पत्थर फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालय कन्या भी ही सविनोदम आलपंती सा अध्यापन संलग्ना भवती, वह जो है विद्यालय में लड़कियों से हंसी मजाक पूर्व उनसे बातचीत करती हैं और उनको पढ़ाती भी हैं। बच्चों के साथ विनोद पूर्वक बातचीत करते हुए उनको अध्यापन कार्य में लगी रहती है। तस्य स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है, यानी वो पढ़ती भी है और खुद भी पढ़ती है और दूसरों को भी पढ़ाती है। केयम महिला, ये महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानिथ, क्या आप उस महिला को जानते हैं? एवं महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेय, यह है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम है उनका। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 31-अधिक-18 ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, जनवरी मास के या जनवरी महीने के तीसरे दिवस में यानी 3 जनवरी को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई च पिता खंडोजी इति अभिहितो, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था, यानी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहलाए। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष देशीया यानी 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा का विवाह फुले महोदय के साथ में संपन्न हुआ। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत, वो भी उसी समय 13 वर्ष के ही थे, यानी जो फुले महोदय थे वो 13 वर्ष के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक है आसीत, वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, इसीलिए सावित्री भी जो मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को स्रोत को पा गई, यानी उनके भी पढ़ने की इच्छा थी, उनके मन में स्थित थी और उनके पति भी उनको मतलब स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, जिससे सावित्रीबाई को भी पढ़ने की उनकी इच्छा जागृत हो गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, यहाँ से आगे उसने अंग्रेजी भाषा आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी उन्होंने अध्ययन किया। यानी पहले फुले महोदय ने उनको
पढ़ाया लिखाया और उसके बाद में उन्हें आंग्ल भाषा सीखने के लिए भी उनको प्रेरित किया और वो आंग्ल भाषा भी वो पढ़ी। अष्टचत्वारिंशदधिक अष्टादशतमे ख्रीस्ताब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरब्ध। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अष्टचत्वारिंशत् अधिक अष्टादशशतम इस तरह से बोला जाएगा और इसको भी ऐसे ही बोला जाएगा 1त्रिंशत् अधिक अष्टादशशतम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 150 अधिक अष्टादशशतं तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं नाई लोगों से मिली। फलतः केचन नापिताः अश्यारूढ़ो सहभागिताम् अत्यजन्। कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निक्सा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार क्या होता है कि सावित्री बाई मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथित एक निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपवासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्ग के लोगों ने उन्हें कुएं से पानी निकालने से रोक रहे थे। सावित्री एतद् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री जो है इस अपमान को सहन नहीं कर सकी, उनसे यह अपमान सहन नहीं हुआ। सा ता स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलम नयत्। तालाब दिखा करके उनको कहा कि जितना जल चाहिए उतना ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडाग है। ये तालाब सार्वजनिक हैं। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इससे जल लेने का जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया, पूर्ण रूप से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्।
महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था कि जो सताए गए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरण, जो भी व्यक्ति सताए गए हैं उनके लिए जागरण, उनको जगाना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक प्रशासन कौशल संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काल में यानी अकाल में, प्लेग में, भूखमरी में उन्होंने से जो मतलब पीड़ित जन थे उनकी सेवा को उन्होंने लगातार उनकी सेवा की। अकाल से और प्लेग से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी सावित्रीबाई फुले ने बिना थके हुए लगातार उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने हमेशा सहयोग किया, प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। सप्तनवति अधिक अष्टादशशतम तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। तो महारोग प्रसार के समय में सेवा करते हुए वे स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी सावित्रीबाई की मृत्यु उस रोग के प्रसार के समय सेवा करते हुए वो भी इस रोग से ग्रस्त हो गई थी और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर हैं। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संकलन है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर नाम से हैं ये। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से हमारा ये पाठ संपूर्ण होता है। इसमें हमने सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकारी प्राप्त की, किस तरह से उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने कब उनकी शादी हुई और किसके साथ उनका विवाह होता है और कैसे उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करती हैं और जाति प्रथा का विरोध करती हैं, छुआछूत को निराकरण करती हैं। तो ये इसको पढ़िएगा और हिंदी अर्थ करना, ये इसके शब्दार्थ हैं। एक बार इसको अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।